हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिजीत सर न्यू जनरेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का MCQ जो कि हिंदी में ही है और यह वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास, जिसके कारण मैं यह वीडियो हिंदी में ही अपलोड कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द मैं इन सारे क्वेश्चंस का इंग्लिश वर्जन भी लेकर के आऊँगा। जैसे कि हमारे चैनल पे सारे पॉलिटिकल साइंस के इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस अपलोडेड हैं और यह जो क्वेश्चन है मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं हिंदी में अपलोड कर रहा हूं और जल्द ही इन सारे क्वेश्चंस का इंग्लिश वर्जन भी आएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला नंबर ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय को कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। हमारे पास ऑप्शन में देखिए 3, 1, 4, 5 या अधिक है। तो आपको याद रखना है 5 या उससे अधिक जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की बेंच जो है होनी चाहिए किसी भी संवैधानिक विषय पर निर्णय अगर देना है उन्हें। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक डी डी बसु ने इस विचार का प्रतिपादक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो इनमें से याद रखना है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण जो होता है वो संविधान की सर्वोच्चता भी होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है और शक्तियों का विभाजन भी होती है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो इनमें से सभी होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 जो है वो समवर्ती विषय में सूची है। विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार क्या है? केंद्र के पास है। ठीक है, केंद्र के पास जो है वो अविशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 249 संविधान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान यानी कि कानून बनाने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किसमें। संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में उसको लागू किया गया है। नेक्स्ट है केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था। तो याद रखिएगा संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकते, यानी जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप या तो यहाँ पर निश्चित निवास है, मतलब आप कई वर्षों से बचपन से आपके या दादा परदादा यहीं भारत में निवास कर रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। या आप यहाँ के किसी भी युवती से विवाह करते हैं तो अभी आपको नागरिकता यहाँ से मिल सकती है। या फिर आप यहाँ के किसी भी सरकारी सेवा में हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो भी आपको, इसलिए इनमें से सभी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। 1955 में 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पास की गई थी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो 1951 में भारत में पहला संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया था। तो 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार कानून प्रदान किए गए हैं। तो आपको याद रखना 6, पहले 7 थे लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, इसलिए 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 360 जो है वो कहता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम आपकी कितनी आयु होनी चाहिए। 30 वर्ष। 30 वर्ष आपकी कम से कम आयु चाहिए जब आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया के द्वारा भारतीय न्यायपालिका कार्य करती है। ठीक है, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस या सेकंड हाउस भी कहा जाता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है। तो याद रखिएगा प्राकृतिक न्याय जो होता है वो पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप उसको पुरानी परंपरा, इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान न्यायालय में किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है, इसमें गोलकनाथ केस 1967 में ये कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि कोई भी संवैधानिक संशोधन अगर किया जाता है तो हमारे मौलिक अधिकारों में कोई भी कटौती यानी कमी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितने कब वो रिटायर हो सकते हैं। जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, वो रिटायर कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा होता है, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय न्यायपालिका का सबसे जो है शीर्ष न्यायालय है, यानी कि सबसे बड़ा कोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब होती है। तो 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था, इंदिरा गांधी का शासनकाल उस समय चल रहा था। तो देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति जो थी वो 1975 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है, ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के शासन में इसे केंद्र का अभिकर्ता कहा गया है। तो याद रखिएगा राज्यपाल। ठीक है। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता, राज्य का कभी भी होगा तो यहाँ पर गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में हम लोग बात करेंगे, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है कि 1975 की राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अभी हमने बताया था इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी जब भारत में 1975 में यानी 1925 में इमरजेंसी यानी आपातकालीन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। ठीक है, उन्हें शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके, लोकसभा के प्रति। क्योंकि लोकसभा में वो सारे सदस्य होते हैं जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और लोकसभा का चुनाव जीत करके आए होते हैं। तो इसलिए मंत्री परिषद जो होगा वो पूरी तरह से उत्तरदायी जो होगा वो लोकसभा के प्रति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां होती है किसमें होती है, राष्ट्रपति में। ठीक है, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति में होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए हमने अभी बताया था कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार जो है वो अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है। संप्रभुता जो है वो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है। ठीक है, तो देखिए इसका जवाब यहाँ पर ऑप्शन में जनता है तो जनता में रहेगा। अगर संविधान अगर ऑप्शन में रहता है तो आप संविधान को चूज कीजिएगा, वहाँ जनता नहीं होगा। अगर संविधान होगा तो ठीक है, अगर जनता है तो संविधान नहीं है, अगर संविधान होगा तो जनता नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। आपको 52 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें ध्यान देना है आपको। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, याद रखिएगा 22 जो है वो कुल अधिक अध्याय हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान में याद रखना है कि 22 भागों में बांटा गया है, इसलिए 22 अध्याय कहा गया है इसमें। और 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं। अगर अनुसूचियां आपसे पूछेगा तो आप 12 मारेंगे, और अध्याय आपसे पूछ रहा है या कितने भाग में बांटा गया है तो 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 18 संबंधित है। अनुच्छेद 18 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार, ये तीनों है, इसलिए इनमें से ठीक है इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अनुच्छेद जो 18 है वो कहता है कि भारत का कोई भी अगर नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि जो है वो स्वीकार नहीं करेगा, यानी इसलिए अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय आपात की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। तो याद रखिएगा संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति जो होता है वो संबोधित करता है। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राज्य के राज्यपालों को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, आपको ये याद रखना है। निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त नहीं करता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही सिर्फ किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है। तो सरकार के विरुद्ध, जो अभी पार्टी सरकार चला रही है जिसको हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, उसके विरुद्ध में अविश्वास जो है
लाया जा सकता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, तो आपको याद रखना है 47। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो आपको याद रखना है 243 के तहत जो है वो पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की जाती है, तो प्रस्तावना, जिसको हम इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, उसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए कि ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अब ये हटा दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 370 यानी 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। नेक्स्ट है कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बनाया गया, तो नागालैंड। ठीक है, असम का पूर्वी क्षेत्र को काट करके पहला जो राज्य बना था वो नागालैंड बना था। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो राज्य बना था वो याद रखना आपको मेघालय बना था, और फिर बाद में मिजोरम बना था। तो पहला नागालैंड जो कि 1963 में बना था, उसके बाद मेघालय 1972 में, और लास्ट में मिजोरम जो कि 1972 में ही मिजोरम भी बना था उसी साल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है। हाँ, इसमें आपको याद रखना है कि असम ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है। तालिबान जो है वो जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है। तालिबान जो है वो सीरिया या फिर जो अफगानिस्तान है उधर तालिबानी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है, तो याद रखना ये असम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांगे थी, खालिस्तान राज्य। ठीक है ना, खालिस्तान राज्य जो है इसकी अकाली आंदोलनकारियों की मांग थी। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, डीएमके याद रखना है कि तमिलनाडु की पार्टी है। नेक्स्ट है कि कौन संवैधानिक संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा था, तो याद रखना है 74वां जो था वो 74वां संशोधन जो 74 जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, वो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा था, और 73वां जो था वो पंचायती राज से था। याद रखिएगा 73 पंचायती राज से था, 74 जो था वो आपको शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी, तो आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना जो है वो अलग होकर के 29वां राज्य बना था, लेकिन अभी वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किसे है, अभी हमने बताया था पंचायती राज से संबंधित है 73वां संशोधन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा, फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्या होगा, प्रस्तावना, प्रीएम्बल को हम लोगों ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट है कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है, क्षेत्रवाद में एक कुपरिणाम देखने को मिलता है अलगाववाद। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एआईएडीएमके किस राज्य की पार्टी है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था, 1975 में सिक्किम जो था वो भारत का 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट है कि पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू हुई थी, तो वो पीवी नरसिम्हा राव जी ने पूर्व की ओर देखो ऐसी नीति पॉलिसी लेकर के वो आए थे। नेक्स्ट है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि नागा नेशनल काउंसिलिंग का नेता कौन था, आगामी जापू फिजो नागा नेशनल काउंसिलिंग का नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया, तो याद रखना मेघालय और असम। नेक्स्ट है कि बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1966 में बना था, हरियाणा जो था वो पंजाब से अलग होकर के 1966 में एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से है, सुंदरलाल बहुगुणा को कौन नहीं जानता, ये चिपकू आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो आपको याद रखना सरदार पटेल ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो मेघा पाटेकर के नाम से जुड़ा हुआ था इन आंदोलनों से। ठीक है, मेघा पाटेकर का नाम जो था वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किसी नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, तो देखिए गृह स्वराज्य आंदोलन जो था इसे हम सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं।
सामाजिक जो आंदोलन होता है वो समाज के लिए होता है, जिसमें कई लोगों को, ठीक है ना, उसमें भागीदारी होती है। गृह स्वराज्य आंदोलन जो होता है एक सिंगल घर के लिए होता है, पर्टिकुलर हाउस के लिए होता है, वो समाज को उस आंदोलन से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए हम इसमें गृह स्वराज्य आंदोलन को लेकर के चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो वीपी सिंह जो थे वो उन्होंने मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? ठीक है, पर्यावरणविद का मतलब जो होता है कि एक ऐसे नेता जिनका नाम पर्यावरण से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल कभी भी पर्यावरण से जुड़े नहीं हैं, इसलिए इनका जो है वो नाम पर्यावरणविद में नहीं आएगा। जबकि मेघा पाटेकर, आर.के. पचौरी, सुनीता नारायण, सुंदरलाल बहुगुणा, ऐसे कई नेता हैं जिनको हम पर्यावरणविद के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन के कौन संबंधित है? तो हमने अभी बताया, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये याद रखना है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि अफ्रीकी शब्द अपार्थिड का मतलब क्या होता है? अपार्थिड का जो मतलब होता है उसमें हम लोग जो बात करते हैं तो इसका जो जवाब होगा वो अलग रहना ही होगा। पृथकता का मतलब ही अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जब अलग रहना दे रखा है इसलिए हम लोग अलग रहना को चुनेंगे। निम्न में से किस राज्य को चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पहली बार जब लोग जो थे वो पेड़ों से चिपक गए थे और वृक्ष काटने पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, तो यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, चिपको आंदोलन का। उत्तराखंड इसके नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय दलों की संख्या, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों की जो संख्या है वो 6 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वहाँ की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन होते हैं? तो आप लोग इसमें क्या करते हैं ना कि बहुजन समाजवादी के जो पार्टी के संस्थापक होते हैं उसमें आप अंबेडकर को या तुम मार कर दे देते हैं या मायावती को, क्योंकि मायावती ही अभी वहाँ की हेड है इस पार्टी की। कांसी राम जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये आपको याद रखना चाहिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप इस बात को नहीं जानते हैं कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो आपको बिहार में रहने का कोई हक नहीं है। आपको याद रखना है कि श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो जनता दल यूनाइटेड जो हमारे नीतीश चाचा है उनकी पार्टी है, जेडीयू। इस चीज का बिहार जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी संगठन में निम्नलिखित में से कौन दल शामिल नहीं था? तो 2004 में जो संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन जो बना था उसमें भाजपा जो बीजेपी के नाम से फेमस है वो उसमें शामिल नहीं थी। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ये सब आंध्र प्रदेश, साउथ की पार्टी है, ये सब आंध्र प्रदेश का सही जवाब होगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? अरे भैया ये तो आपको नहीं आता है तो आपको तो जीना बेकार है, समझ गए ना। इसका भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के हमारे नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी के, ठीक है ना, बीजेपी पार्टी से संबंधित रखते हैं। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? श्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की ये नेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनी थी? ये जनता पार्टी ही बनी थी 1977 में। और जनता पार्टी जो था वो जस्ट इमरजेंसी के बाद सत्ता में भी आई थी, लेकिन वो पार्टी जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और फिर से वापस इंदिरा गांधी की सरकार बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1988 ईस्वी में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना गया? तो वीपी सिंह। वीपी सिंह को जनता दल के स्थापना का संस्थापक माना जाता है। पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया था? कालेकर को पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ से बना था भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनके नाम के पहले श्री लगना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। अनुच्छेद 108 जो है वो संविधान का जो है संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है आपको। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। सरपंच जी होते हैं वो ग्राम कचहरी के हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया था? बलवंत राय मेहता जी ने कहा था कि भारत में अगर आपको शासन चलाना है और ज़मीनी स्तर पर चलाना है तो आपको पंचायती राज की स्थापना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हीं की सिफारिशों से पहली बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और भैया इसको आप नहीं पढ़िएगा ना तो परीक्षा में देखिएगा कितना छूटेगा आपसे। ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, सब के सब परीक्षा में आयल है और इस बार भी आएगा, यहीं से आएगा। कोनो किताब उठा के देख लीजिए आप, ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो रट जाइए, देखिए पूरा वीडियो देखिए, आधा अधूरा छोड़ कर मत जाइए वीडियो देखने के लिए। पूरा आपको वीडियो देखना है, अलम लगातार देखना है, सीरियसली देखना है। 2 हाली 3 हाली 4 हाली 5 हाली देखते जाइए वीडियो को, जब तक आपको समझ में ना आ जाए, एकदम रटा ना जाइए, तब तक आपको छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसको हम लोग इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, उसका चुनाव जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया था? तो याद रखिए कि ये त्रिस्तरीय 3 भागों में, यानी तीसरी पहली केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी जो होती है वो ग्राउंड लेवल पर पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करने के लिए बात कही गई थी और ये बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिशों किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है लोकसभा। लोकसभा जो है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया किसने दिया? भाई बलवंत राय मेहता समिति ने दिया, ठीक है ना। ये विकेंद्रीकरण क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि हम शासन को डिवाइड करें, जिसको आपने पावर शेयरिंग के नाम से पढ़ा होगा। पावर को शेयर करने के बारे में कहा गया कि पावर जो है एक हाथों में नहीं रहेगी, पावर को बांटने का समय आ गया है ताकि जनता को जमीनी स्तर से फायदा मिल सके। इसलिए बलवंत राय समिति ने इसका जो है प्रतिपादन किया था, सुझाव दिया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताइए क्या था? 6 साल। 6 साल जो होता है, 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कुल कितनी संख्या है? 40। बिहार जो है, बिहार में सांसद कितने हैं? 40 जो है, 40 सीट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थॉमस हिल ग्रेन। थॉमस हिल ग्रेन ने अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये सब जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। रट जाइए इसको, परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है। तो नहीं रटिएगा तो बाद में पछताइएगा कि ओह ये वीडियो के क्वेश्चन में तो हम रट गए होते तो आज हमारा नंबर आ गया होता, आज हम एमसीक्यू में मार दिए होते। समझ गए? पढ़िए मन लगा के। देखिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अभिरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है, उसके साथ किसी को छेड़छाड़ करने की कोई जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी को हक नहीं है कि उसके साथ छेड़छाड़ करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? सौदेबाजी वाला संघवाद, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 22 जो है वो कहता है कि भाई व्यक्ति जो बंद है, जो बंदी है, कैदी है, उसको भी संवैधानिक अधिकार है, उसके पास भी फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो पंचायत समिति। पंचायत समिति को इन्होंने ज़्यादा पावरफुल बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा
11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक निष्क्रियवाद प्रतिबंध प्रतिपादित किया गया था एंथोनी गिडिन्स ने इसका नागरिक निष्क्रियवाद प्रतिबंध प्रतिपादित किया था। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? देखिए यहाँ पे किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था? तो वही है बीपीसी की जो पार्टी है। 1977 में इनकी जो पार्टी बनी थी, वह जो पार्टी है वो जो है इसको अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया था। बीच में ही सरकार इनकी गिर गई थी और फिर से इंदिरा गांधी को मौका मिल गया था वापस से चुनाव में आने का, मतलब सत्ता में आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, ह्यूमन राइट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट का जो है वो कब स्थापित किया गया था? 1993 में। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? 1996 में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई? भाई मौलिक अधिकार रट जाइए, भाग 3 में है, 3 में है भाग, ठीक है ना। और कितने हैं? 6 हैं, पहले 7 थी अब 6 हो गई है। कौन से हटा? राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो है वो उसको हटा दिया गया है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल कितने हैं? 6 वर्ष। राज्य विधान परिषद में क्या? राज्यसभा में पूछा कितना? 6 साल। अभी हमने पीछे पढ़ा। नेक्स्ट सवाल पर क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया था? नरसिम्हा राव ने भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। 2005 में पहली बार सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था। और कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 26 जनवरी हम मनाते हैं किस रूप में? भाई गणतंत्र दिवस के रूप में। स्वतंत्रता दिवस जो है, देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस है तो याद रखिएगा स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है और 26 जनवरी को जो होता है वो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? किस राजनीतिक दल ने 2015 का जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का उसमें पहला स्थान प्राप्त किया था? ठीक है, तो राजद जिसको हम इंग्लिश में RJ और D कहते हैं, जो लालू यादव की पार्टी थी जिसको आज तेजस्वी यादव चला रहे हैं, तो इसकी 2015 के जो चुनाव हुआ था विधानसभा का उसमें प्रथम स्थान यानी कि बहुत ज़्यादा सीट इन्हीं का आया था। और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री याद रखिए राबड़ी देवी, जो लालू यादव की पत्नी थी, तेजस्वी की मम्मी है, उनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो न्याय का प्रकार तो है कानूनी न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है, इसलिए इनमें से सभी जो है वो कानूनी न्याय का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्फा का एक आतंकवादी संगठन कहाँ है? उल्फा एक आतंकवादी संगठन कहाँ का है? तो भारत का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। यह रूसो का यह कथन है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन बाद में जब जन्म लेने के बाद देखता है कि वो हर जगह बंधनों में ही बंधा हुआ है। नेक्स्ट है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो दोनों सदन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व जो है वो राज्यसभा के प्रस्ताव का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो याद है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने समवर्ती सूची को उठाया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? रक्षा जो है वो संघ सूची का है। अगला जो प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं? जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में अविष्ट शक्तियों किसके पास है? तो केंद्र के पास जो है वो ज़्यादा पावर है। अविष्ट शक्तियाँ का मतलब कि कौन ज़्यादा पावरफुल है? वो केंद्र है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण, देखिए ध्यान से समझिए 50% रिजर्वेशन दी गई थी। तो बिहार जो था वो पहला राज्य था जहाँ पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? देखिए विकेंद्रीकरण जहाँ पर पावर को हम लोग तोड़ते हैं, पावर जो होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, तो वो संघात्मक शासन की ही विशेषता है जहाँ पर केंद्र होता है, सरकार का जो पावर होता है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती व्यवस्था में बटा रहता है।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है, तो उसको समवर्ती सूची हम लोग कहते हैं। कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होते हैं, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, अब उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा, तो 5 साल कम से कम उनको भारत में रहना पड़ेगा, तब वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पर निवास करके यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद नहीं है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, द्रौपदी जो है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं और ये जो है हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का जो बुक 1 है उसी का भी एमसीक्यू कर रहे हैं। अभी अगला जो वीडियो आएगा वो पॉलिटिकल साइंस का बुक 2 से एमसीक्यू आएगा। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आप इसको, भले आपको ये लंबा लग रहा होगा लेकिन सबके सब इंपॉर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। अगर आप एक बार में इतना नहीं देख पा रहे हैं तो आप रुक रुक के वीडियो को देखिए, ठीक है ना। टाइम को नोट कर लीजिए कि मैंने यहाँ तक देखा है, मैं इसके बाद अगला यहाँ से देखूंगा, अगले दिन यहाँ से देखूंगा। ऐसे करके जब वीडियो को आप देखते हैं तो आपको सारा याद हो जाएगा आपको, और आप रिवीजन एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा आप इनको बार बार देखिएगा। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसमें और सब के सब आपके काम के लायक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है, तो राजनीतिक अधिकार होता है वो अंतःकरण पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिर्धान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होता है। ये कथन जो होता है वो डेविड स्टर्न का है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अरस्तु। अगला है कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आ चुका है, थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सत्ता के सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, तो अरस्तु को। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स देखिए नामक पुस्तक किसने लिखा है, A.H.J. लास्की ने लिखा है। नेक्स्ट है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकती है, मार्क्सवादी सिद्धांत में वर्ग विहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकती है। नेक्स्ट है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो प्रभावी विधिक या न्यायिक व्यवस्था की। आगे बढ़ते हैं तो किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की सुरक्षा नहीं की जा सकती है, यह कथन थॉमस हॉब्स का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो पूंजीवादी जो है मार्क्सवादी विचारधारा से नहीं है, बल्कि वर्ग विहीन समाज, समाजवादी, ये दोनों के दोनों जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने चिंतन में निहित है, तो ये हॉब्स और लॉक के द्वारा। नेक्स्ट है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था, तो अरस्तु ने नागरिक गणतंत्रवाद सूत्र का प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो सी राजगोपालाचारी को सबसे पहला व्यक्ति भारत के थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और याद रखना है कि सी राजगोपालाचारी जो थे वो क्या थे, भारत के पहले, ठीक है ना, जो थे वो पहले और अंतिम वायसराय थे। बाद में इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया था, इसलिए सी राजगोपालाचारी काफी महत्वपूर्ण नाम है। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई, तो 1980 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार, ठीक है ना, अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है। माउंटेन मैन, देखिए माउंटेन मैन माझी, दशरथ माझी को कहा गया है माउंटेन मैन, इन पे फिल्म भी बनी है, मूवी आ चुकी है। दशरथ माझी इन्होंने पहाड़ को काट करके एक रास्ता बनाया था गाँव वालों के लिए अपना, जब गांव और शहर के बीच में, जब इनका गांव जो है गया के पास है इनका घर, और पास के जो है शहर में जाने के लिए बीच में बड़ा सा पहाड़ आता था, लोग पहाड़ पे चढ़ करके इधर से उधर जाते थे। तो इनकी पत्नी जो थी उसी पहाड़ से एक बार क्या होती है कि आ रही होती है तो गिर करके उनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसी दिन इन्होंने कसम खाया कि मैं इस पहाड़ को काटूंगा, भले मुझे कोई सहायता करे या ना करे। ये 20-22 साल तक बेचारे पहाड़ को काटते रहे अकेले, और आज उस पहाड़ को काट करके उन्होंने एक रास्ता बनाया है, इसलिए उसको दशरथ माझी पथ के नाम से जाना जाता है।
इन पे एक मूवी भी बनी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए इनकी मूवी, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। ठीक है, लेकिन हाँ परीक्षा के बाद देखिएगा, पर अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा। नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध जो है वो अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ है? असम। बोडो जो शब्द आपको दिखाई देगा ना, तो आप आंख बंद करके असम मार दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज यहीं तक रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और भी अच्छे बेहतरीन एमसीक्यू के साथ, क्योंकि अभी इसका पार्ट 2 आना बाकी है, जो बुक नंबर 2 है उससे एमसीक्यू आना बाकी है। तो देखिए, आप घबराइए नहीं, एमसीक्यू आपको भले इस वीडियो में ज़्यादा हो गया, 35-36 मिनट 40 मिनट का वीडियो ये होने जा रहा है, लेकिन आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये सब के सब परीक्षा में आया हुआ है, आने की संभावना है। ठीक है, तो कृपया इस वीडियो को देखें, याद करें, प्रैक्टिस करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।